उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थस्थल केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारियां अब देखने को मिल रही हैं। ये जानकारी यहां पर स्थानीय विधायक आशा नोटियाल ने साझा की है। उनका ये कहना है कि कुछ गैर हिंदू तत्व केदारनाथ धाम की पवित्रता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके चलते उन पर रोक लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है। विधायक आशा नोटियाल के अनुसार कुछ गैर हिंदू लोग केदारनाथ धाम में मांस, मच्छी और साथ ही शराब परोसने का काम कर रहे हैं, जिससे यहां पर इस पवित्र स्थल की गरिमा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तीर्थस्थल की पवित्रता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आशा नोटियाल के बयान पर कहा, मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ है तो उस पर सनसनी फैलाने के बजाय आपको अपने मुख्यमंत्री को बताना चाहिए या फिर डीएम एसएसपी से बात करनी चाहिए। वे इस पर काम करेंगे। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बोगड़ा जी ने भी वहाँ पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ और जो ये वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं, उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पे इन चीज़ों को जांच करके, देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहां पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। एकाध लोगों के विषय में तो पहले जब आपदा आई थी उस समय इस तरीके की बातें आई थी, जो भी लोग थे, बल्कि हमने फिर उसकी जांच भी करवाई। हमने कहा कौन लोग हैं ऐसे लोग, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया, ये उससे पहले की बातें हैं। लेकिन यदि मैं यही कह रहा हूं, यदि कुछ है ऐसा तो उसके लिए सनसनी पैदा करने के बजाय आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए। मुख्यमंत्री से भी कहने की जरूरत नहीं है, तो सीएम की बात भी नहीं है, तो डीएम और एसएसपी की बात है, उनसे कहिए, वो करेंगे, अच्छे ऑफिसर्स हैं, करेंगे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आज 67वीं जयंती है और भारतीय सेना में उनकी भूमिका और उनकी बहादुरी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा को समर्पित कर दी थी और बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके थे। बिपिन रावत की जयंती पर सीएम धामी ने उन्हें नमन किया। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मां भारती की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देने वाले भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उत्तराखंड के गौरव जनरल बिपिन रावत जी की जयंती पर उन्हें कोटिश कोटिश नमन। मातृभूमि की रक्षा में आपका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा और आपकी वीरता की गाथा सदैव देशवासियों के हृदय में अमर रहेगी। चंपावत जिले के टनकपुर में हर वर्ष लगने वाले मां पूर्णगिरि मेले का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा अर्चना कर पूर्णगिरि मेले का शुभारंभ किया है। उन्होंने मां पूर्णगिरि को नमन करते हुए प्रदेश में समृद्धि, तरक्की और शांति की कामना की है। मेले की सुरक्षा को देखते हुए इस बार स्मार्ट कंट्रोल रूम और निगरानी के लिए सीसीटीवी स्थापित यहाँ पर किए गए हैं, जिससे यहाँ पर अब सेवा में लाया जाएगा, जिससे मेले के दौरान यहाँ पर भीड़ भाड़ को और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन बेहतर तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से काम कर पाएगा और क्राउड मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को देवी देवताओं की भूमि कहते हुए ये कण कण यहाँ पर दिव्यता को अपने अंदर समाये हुए है, ये बात भी कही। उनके नव निर्माण के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। आप देख रहे होंगे, जहां हमने उत्तराखंड के एक तरफ चारों धामों में हर जगह नया काम शुरू कर रहे हैं। हमने अभी शीतकाल यात्रा प्रारंभ की, यानी शीतकाल यात्रा का कॉन्सेप्ट भी यही है। जो मैया का 12 महीने मेला है, जो मैं 12 महीने मेले की बात कर रहा हूं पांडे जी,
वही शीतकाल का भी है, क्योंकि शीतकाल में वहां 6 महीने सब बंद हो जाता है। आदरणीय प्रधान, इससे बड़ा प्रमोशन और क्या हो सकता है हमारा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मां गंगा के मायके मुखुआ में आकर शीतकाल यात्रा को प्रोत्साहित किया, वो स्वयं यात्रा का हिस्सा बने। यह भी एक नवाचार है। पूरे राज्य के अंदर 12 महीने यात्रा चलेगी। चारों धामों का बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य के काम किए जा रहे हैं और यहां मंदिर माला मिशन, मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से कुमाऊं क्षेत्र में स्थित हमारे जितने भी पौराणिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उन सभी का कायाकल्प किया जा रहा है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे भारत में रहने वाला हर वर्ग का व्यक्ति पसंद करता है। कभी न कभी आपने भी कभी क्रिकेट खेला होगा। कुछ ऐसा ही नज़ारा देहरादून में देखने को मिला जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथ में बल्ला थामकर शानदार बल्लेबाजी की। सीएम धामी ने बेटे के साथ क्रिकेट खेला। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की हैं, वीडियो साझा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, व्यस्त दिनचर्या के बीच में आज बेटे के साथ क्रिकेट खेला हूँ। अनुशासित लाइफस्टाइल और नियमित व्यायाम की स्वस्थ जीवन का आधार है और साथ ही साथ हमें नई पीढ़ी को किसी न किसी खेल में रुचि रखने और नियमित रूप से खेलने के प्रति उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने लिखा कि टीम स्पिरिट और जीत के लिए यहाँ पर जुनून का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। टीम स्पिरिट और जीत के प्रति जुनून का खेल है क्रिकेट। परमार्थ निकेतन में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के समापन अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। राज्यपाल गुरमीत सिंह को अद्भुत सेवाओं के लिए परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद ने गंगा अवार्ड देकर सम्मानित किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि ये हमारे मानसिक और आत्मिक विकास में भी सहायक है और ये हमें शांति, प्रेम और एकता का संदेश देता है। आप सभी जो पूरे विश्व से परमार्थ निकेतन आए हैं, योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ आकर आप इस दिव्य भूमि से आर्ट ऑफ योग को अपने साथ लेकर जाएं। चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां पर कोर कॉलेज से नारसन बॉर्डर तक अस्थायी बस स्टॉपेज बनाए जाएंगे। इसके लिए कुछ संभावित स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। परिवहन निगम के साथ साथ पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग भी अब यात्रा को सुगम बनाने के लिए जुट चुके हैं। रुड़की बस डिपो के यहाँ पर एजीएम के मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं और साथ ही इसीलिए इस बार विशेष तैयारियां की जा रही हैं। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। ओली में 16 से 19 मार्च तक प्रस्तावित स्की एंड स्नोबोर्ड की राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता बर्फ कम होने के चलते स्थगित करनी पड़ी है। ओली में बर्फ पूरे तरीके से पिघल गई है और साथ ही यहाँ पर गोडसों क्षेत्र में अगर करें तो करीब 5 इंच तक बर्फ जमी है, जिससे यहाँ पर स्कीइंग गेम्स स्थगित करने पड़े हैं और ओली में स्की माउंटेनियरिंग की प्रतियोगिता के आयोजन की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए स्नोबोर्ड एसोसिएशन पर्यटन विभाग को प्रस्ताव सौंपेगा और स्की माउंटेनियरिंग के अध्यक्ष ने बताया है कि अब ओली और गोडसों में स्कीइंग माउंटेनियरिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्की के साथ दौड़ना और चलना भी होता है और इसमें अगर करें तो कम बर्फ में भी किया जा सकता है। स्की माउंटेनियरिंग प्रतियोगिता कराने के लिए जल्द ही पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले के एक शहर में दहशत का माहौल व्याप्त है। यहाँ पर लोग घर के बाहर दहशत में हैं। अब ऐसे में बात अगर की जाए तो घर के भीतर भी लोगों को डर सता रहा है। मौसम का कहर लोगों पर मौत के साए की तरह मंडरा रहा है। साथ ही जमीन के नीचे से खतरे की आहट लगातार बनी है। जोशीमठ में बरसात, बर्फबारी और भू धसाव के चलते लोगों के लिए एक बड़ी चिंता पैदा हो चुकी है। आपको हम बताएं कि जोशीमठ नगर के गांधीनगर वार्ड में एक बार फिर से भूस्खलन जैसी समस्या देखने को मिली है। भारी बरसात होने के चलते यहाँ पर परिवार के आशियाने के ठीक ऊपर से बना सेफ्टी जो दीवार है वो पूरी तरीके से टूट गया, जिसका सारा मलबा आकर आशियाने की तरफ पहुंचा। और साथ ही गनीमत ये रही है कि आशियाने में रहने वाला परिवार
यहाँ पर भागने में उस समय कामयाब रहा था जब यह हादसा हुआ, वरना कोई बड़ा हादसा गांधीनगर वार्ड में देखने को मिल जाता। आपको बताएं कि एक बार फिर से गांधीनगर वार्ड में लोगों में काफी दहशत का माहौल बना है। होली का त्योहार जैसे अब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है, उसी तरीके से कयास भी लगाए जा रहे थे कि अच्छे तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाएगा, उसी तरीके से होली का त्यौहार संपन्न भी हुआ। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं, विवाद और हादसों ने त्यौहार की खुशी को गम में बदलने का काम भी कहीं कहीं पर किया है। अलग अलग स्थानों पर विवाद हुआ, हादसे हुए, घटनाएं सामने आई। हर साल देखने को ये मिलता है। होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पर इस तरीके के विवाद और हादसे पेश आ जाते हैं। कई जगह पर मामूली काजूने में झगड़े हुए, तो वहीं कुछ लोग बाइक फिसलने के चलते घायल हुए, उन्हें चोटें लगी। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में होली के दिन शाम तक करीब 50 लोगों का इलाज हुआ। 50 लोग यहां पर इलाज के लिए पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश लोगों को छुट्टी दी गई, जबकि 7 लोगों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। निजी अस्पतालों में भी घायलों की संख्या अधिक बताई गई है। तो वहीं यहाँ पर नगर निगम को रोजाना स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। दून में खराब पड़ी हुई स्ट्रीट लाइटों को जल्दी ठीक कराया जा रहा है। यहाँ पर नगर निगम ने स्वयं इस काम को बखूबी संभाल लिया है और उसके लिए पहले 26 टीमें काम करती थी, अब इन टीमों की संख्या बढ़कर 40 की गई है। और साथ ही अब ऐसे में बात अगर करें तो इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया। नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने कहा है कि इन सभी टीमों की मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इस बार योजना के अनुरूप जैसे लाइनमैन और कोर टीम, इन सब के मोबाइल नंबर और नाम हर वार्ड में चस्पा किए जाएंगे। अगर किसी वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो वहां के स्थानीय निवासी लाइनमैन या फिर कोर टीम से सीधे संपर्क कर सकेंगे। ये टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर, और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की, स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे, ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सकें। तो वहीं श्रीनगर में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आयोजकों की सराहना करते हुए वर्चुअली माध्यम से प्रतिभाग छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया है। फूलदेई सामाजिक और सांस्कृतिक कला मंच श्रीनगर की पहल पर लोक पर फूलदेई का भव्य रूप से आयोजन किया गया और बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य फूलदेई शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। शोभा यात्रा के विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअली माध्यम से जुड़कर फूलदेई शोभा यात्रा की आयोजकों की जमकर सराहना की और तारीफ की। साथ ही साथ प्रतिभागी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए पुरस्कृत किया। फूलदेई पर्व की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर फूलदेई पर्व श्रीनगर में धूमधाम से आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे स्कूली क्षेत्र के सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं और रंग बिरंगे परिधानों में यहाँ पर आए हुए हैं। फूलदेई त्योहार एकमात्र विश्व में ऐसा पर्व है जो कि बच्चों पर पूर्णतः आधारित है और फूल से रिलेटेड है। बच्चों और फूलों का जो सामंजस्य है वो आप आज इस शोभा फूलदेई पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज श्रीनगर में फूलदेई का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें बच्चों की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण रही, अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रकृति से जोड़ता है, पर्यावरण से ये जोड़ता है। और इस छोटी सी आयु वर्ग में जैसे आज यहाँ पर स्वाणी प्रतियोगिता हुई है, तो बच्चों को प्रकृति से किस ढंग से जोड़ा जाए, ग्लोबल वार्मिंग की बात हमारे वैज्ञानिक चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनको कैसे आने वाले परिवेश से जोड़ा जाए, ये सारी चीजें इस फूलदेई पर्व में होती है। जैसा कि आज फूलदेई के फंक्शन के लिए आज हम सभी लोग यहाँ आए हैं, तो इसके लिए ऐसा बहुत एक्साइटमेंट रहती है। 2 दिन पहले से मतलब हमने पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। आज सुबह जल्दी 3 बजे उठ के सब तैयार होके फूल तोड़ के यहाँ आए हैं, और आगे भी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमें पूरा श्रीनगर ऐसे घूमेंगे अपने
हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र और आसपास के इलाकों में खनन माफिया बेखौफ होकर बिना अनुमति के अवैध खनन सामग्री का भंडारण कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि खनन विभाग को इसकी कोई जानकारी भी नहीं है, जिससे विभाग की लापरवाही सवालों के घेरे में आन खड़ी हुई है और विभाग की कार्रवाई भी। बीते दिनों उपजिलाधिकारी की बात करें तो इन्होंने अवैध खनन भंडारण करने वालों को सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी माफिया सक्रिय है। प्रशासन की उदासीनता के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का बेहद ज्यादा नुकसान हो रहा है। के उच्च हिमालय क्षेत्र में बात करें तो बर्फबारी होने के चलते यहां पर जल स्रोत रिचार्ज होने से जल संकट की जो समस्या है वो पीने के पानी और सिंचाई के लिए ये सीजन की बारिश और बर्फबारी सही मानी जा रही है। विगत वर्षों की बात की जाए तो यहां पर कई गांव के जल स्रोत सूख चुके थे, लेकिन इस बार वह भी रिचार्ज हो गए हैं और उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी होने के चलते अच्छी फसल देखने को मिलेगी। जल स्रोत रिचार्ज होने से भूजल स्तर में वृद्धि के आसार नजर आ रहे हैं, जिससे जल संकट की समस्या कम होती है। और बर्फबारी जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है। इसमें जो है हमारे फसल तो अच्छी होगी, लेकिन बुग्यालों में भी अच्छा घास उगेगा, अच्छे फूल पत्तियां उगेगी और हमारे जो भेड़ बकरियां कुछ हिमालय में जो जाती है चुगने के लिए बरसात के दिनों में, तो बहुत सारी जगहों पर और कुछ बहुत सारी जगह ऐसे है जैसे धार हुए, ऊंचे टिपड़े हैं, बुग्याल वाले जो दामड़ियाँ हैं, उन पे पानी के स्रोत नहीं होते हैं। लेकिन बर्फ इस साल जो बहुत बर्फ गिरा है, ग्लेशियर आए हैं, तो इन ग्लेशियरों से बकरी वालों को, भेड़ पालकों को बहुत पानी की के लिए ये बहुत लाभकारी है और इससे जो है जलाशय और जितने भी हमारे जो धारे नौले हैं सब रिचार्ज हो जाते हैं इस बारिश से। और जो उच्च हिमालय क्षेत्र जहाँ की आजकल बर्फ पड़ी है वहाँ पर जो है आजकल जो है इसके जो हमारा चिलिंग जो इफेक्ट है वो बढ़ता है और इससे जो है अच्छी फसल होगी। थोड़ा जो निम्न हिमालय क्षेत्र है जहाँ पर कि हम लोग अभी जहाँ पे कि आजकल आड़ू में और अन्य फ्रूट्स में जो है पुष्पन हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है, वहाँ पे क्या होता है बारिश की वजह से जो है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो परागकण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जिसके कारण जो पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, परागण नहीं हो पाता है और इससे जो फसल में थोड़ा सा दिक्कत होती है। जितने भी आजकल की जो ये आजकल निम्न हिमालय जहाँ पे निम्न हिमालय क्षेत्र में जहाँ पर कि फूल आजकल लगे हैं और उनमें पोलन ग्रेन्स आ गए हैं। और इसका एक जो है और ये बढ़िया है कि ये जो है ये जो आजकल की जो बारिश है, जो हमारे जंगलों में जो आग लगती है अप्रैल मई में, ये उसके लिए भी जो है ये उसको कम करने में जो है बहुत लाभकारी है और किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है और प्रकृति के लिए भी बहुत लाभकारी है। आजकल जो है जितने हमारे जो धारे हैं, नौले हैं, हमारे जितने भी ये सब रिचार्ज होते हैं। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में बात करें तो खनन माफिया और स्थानीय ग्रामीणों के बीच कहासुनी और हाथापाई देखने को मिली। अवैध खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों को माफियाओं के गुर्गों ने धमकाने की कोशिश की, इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन की लापरवाही के कारण अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है, जिसमें साफ तौर पर खनन माफिया और ग्रामीणों के बीच में धक्का मुक्की होते हुए दिखाई दी। तो वहीं देहरादून में एक महिला दरोगा ने सिपाही पुलिस पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता उत्तराखंड पुलिस में तैनात है, जिसने अपने ही दफ्तर में काम करने वाले सिपाही असलम खान पर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर महिला दरोगा ने सिपाही के खिलाफ यहां पर ब्लैकमेलिंग और बलात्कार की शिकायत उत्तराखंड के डीजीपी दीपक सेठ से मिलकर की है और दीपम सेठ से माफ की जगह शिकायत की गई। इसके बाद डीजीपी के निर्देश पर देहरादून एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया है और साथ ही इस मुकदमे को दर्ज किया गया। तो वहीं महिला दरोगा के साथ इस तरीके की घटना ने उत्तराखंड पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। महिला उपनिरीक्षक जो अभी वर्तमान में जिले में पोस्टेड नहीं है, शाखा में है, तो उनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर व्यक्तिगत रूप से मिला गया था। तत्काल उस पर चूंकि गंभीर आरोप लगे थे, उसको तत्काल देखते हुए थाना पटेल नगर में हमने इस पर केस भी रजिस्टर्ड करा दिया था। जो इसके नियमानुसार जो महिला संबंधी अपराधों में सौंपी रहती महिला अधिकारी को इसकी विवेचना दे दी गई। साथ ही साथ जो उसके बयान थे वो भी दर्ज कर लिए गए। न्यायालय में भी उसके बयान कलमबद्ध कराने के लिए जो प्रोसेस है वो भी एप्लीकेशन लगा दी गई और जो मेडिकल अन्य फॉर्मेलिटीज़ होती है इसमें जो जिसके ऊपर आरोप लगे थे उसके भी बयान आदि दर्ज करने के लिए भी उसमें विवेचक को निर्देश दे दिए गए हैं। बयानों के आधार पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो तथ्य बताए गए हैं और साथ ही साथ जो अभियुक्त है, जो नेम्ड है, उसके द्वारा क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, इसके आकलन के बाद इसमें महिला विवेचक द्वारा सुसंगत इसमें कार्रवाई की जाएगी।
तो वहीं हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने यहां पर रावली महदूद तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर यहां पर 5500 रुपये लूट लिए थे और मौके पर तोड़फोड़ भी की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 3900 रुपये बरामद कर लिए हैं। मामले को लेकर मुकदमे की धाराएं बढ़ाते हुए पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी की। तो यहाँ पर पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा है। उनके पास से प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली गई है और साथ ही साथ बाइक बरामद करने के साथ साथ उनके पास से 3900 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ 5500 रुपये की लूट को अंजाम दिया गया था और उसके बाद पुलिस की तरफ से एक्शन देखने को मिला और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में पूरे देश में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। साई गांधीनगर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में करीब 650 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने यहां पर साइकिल चलाकर स्वस्थ समाज से समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का मंत्र भी दिया। अभियान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, गुजरात अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य और सांसद यहां पर हसमुख भाई पटेल और साथ ही दिनेश भाई मकवाना भी शामिल थे। इस कार्यक्रम को पैरा ओलंपियन एथलीट भावना चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा मिला और साथ ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक रोहताश चौधरी, जिन्हें पुशअप मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में प्रतिभागियों को प्रेरित किया। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के प्रोग्राम में आगे आज मेरे को अपना बचपन याद आ गया। जैसे हम बचपन में साइकिलिंग चलाते थे, एंजॉय करते थे।